हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नितेश। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, जिसके बारे में आप लोगों की बहुत बहुत ज्यादा क्वेरीज आती हैं। और वो टॉपिक है कि आप इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और आपको इंट्राडे या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन से अगर आपको लॉसेस होते हैं, तो उसको आप अपनी रिटर्न में किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है। दिस वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप में से बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि क्या आपको ऑडिट कराना मस्ट है अगर आप इंट्राडे की लॉसेस को या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लॉसेस को कैरी ओवर करना चाहते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को गाइस इस वीडियो में कवर करने वाला हूं और आपको स्टार्टिंग से लेकर के आपको पूरी रिटर्न फाइलिंग तक की प्रोसीजर को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। साथ ही साथ आपको पोर्टल पे लाइव रिटर्न फाइलिंग करके भी मैं दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको दिखाता हूं कि इंट्राडे की और आपकी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो स्टेटमेंट होती है, मैं पहले उनके बारे में आपको समझाता हूं। यहाँ पे गाइज हमने ओपन कर रखी है इंट्राडे की ट्रेडिंग स्टेटमेंट, और इसी तरीके से हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट है जो कि है फ्यूचर एंड ऑप्शंस की स्टेटमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें ये समझ लेते हैं कि इसमें टर्नओवर का क्या मतलब होता है, क्योंकि जो आपकी ऑडिट की लिमिट होती है वो आपके टर्नओवर पर डिपेंड करती है। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए के ऊपर क्रॉस करती है तो ही आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होने वाला है। अब टर्नओवर यहाँ पे कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। टर्नओवर का नॉर्मल आम भाषा में ये होता है कि आपकी जितनी सेल अमाउंट होती है उन सबको आप एग्रीगेट कर लेते हैं, वो आपका टर्नओवर हो जाता है। लेकिन क्योंकि इंट्राडे के केस में यहाँ पे मार्जिन लिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे जो सेल अमाउंट होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। और इस सेल अमाउंट से ये रिफ्लेक्ट नहीं होता कि आपने अपने अकाउंट में उस दिन इतने पैसे सच में रखे थे, क्योंकि यहाँ पे ये जो ट्रेडिंग करी जाती है वो मार्जिन लेके करी जाती है। तो यहाँ पे टर्नओवर कैलकुलेशन डिफरेंटली करी जाती है। यहाँ पे हम टोटल सेल वैल्यू को ऐड करके टर्नओवर नहीं निकालेंगे। यहाँ पे टर्नओवर कैसे निकालना है इसके लिए इनकम टैक्स में कुछ भी नहीं बताया गया है, इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी बात मेंशन नहीं करी गई है। लेकिन इसके लिए जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है उसे हम फॉलो करते हैं, जो कि इश्यू करा गया है आईसीआई के गाइडेंस नोट्स में बताए गए हैं। और ये जो आईसीआई के गाइडेंस नोट्स में ये चीजें बताई गई हैं, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इसे एक्सेप्ट करता है और ये वाइडली नोन प्रैक्टिस है। बेसिकली आपका इंट्राडे का जो टर्नओवर होता है, वो टर्नओवर निकालने के लिए आपको क्या करना है कि आपका जितना भी पॉजिटिव या नेगेटिव आपका, यानी कि जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस हुआ है, उन सभी को आप एग्रीगेट कर लेंगे और वही एग्रीगेट वैल्यू आपकी टर्नओवर कहलाती है। यानी कि फेवरेबल या अनफेवरेबल डिफरेंसेस हम सभी को ऐड करेंगे, नेगेटिव वैल्यू होगी उसको भी हम पॉजिटिव मान के ऐड करेंगे, और वो जो वैल्यू आएगी इन सब का अग्रीगेट करने के बाद वो आपकी टर्नओवर कहलाती है। तो इसको आप सबसे पहले आपकी जितनी भी नेगेटिव वाली फिगर होगी उन सभी को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ, ताकि आपको, आप अगर इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तो अगर आपकी शीट बहुत बड़ी है तो आपको मैनुअली करना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इफ का। यहाँ पे आप इक्वल लगाएंगे और इफ लिखेंगे, और ब्रैकेट लगाने के बाद आप जो आपका जो प्रॉफिट है उस कॉलम पर टैप करेंगे। यानी कि इसका मतलब होता है कि अगर ये जो वैल्यू है आपकी M8, जो आपकी इंट्राडे पीएनएल का वैल्यू है, इट इज लेस देन जीरो। अब लेस देन जीरो क्या चीज होती है? लेस देन जीरो का मतलब होता है कि अगर नेगेटिव में है ये वैल्यू, आप कॉमा लगाएंगे, फिर देन आपको क्या करना है, फिर से आपको इसी पे क्लिक करना है। यानी कि अगर आपकी M8 की वैल्यू नेगेटिव है तो आपको क्या करना है कि इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है -1 का। यानी कि नेगेटिव में अगर जैसे ही आप -1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और फिर से आप कॉमा लगाएंगे। यानी कि अगर ये वैल्यू फॉल्स है, यानी कि अगर जो M8 की वैल्यू है वो लेस देन जीरो नहीं है, तो क्या करना है, आपको सिंपली M8 पे क्लिक कर देना है। यानी कि अगर इक्वल टू जीरो या मोर देन जीरो है तो आप सीधे इस वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है कि आपको ये इफ वाला फॉर्मूला यूज करके आप यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इसे आप एंटर कर देंगे। अब आप इसी एक फॉर्मूले को कॉपी करके सारे आपके टैब्स में एंटर मारेंगे तो आपकी देखेंगे आप जितनी भी आपकी नेगेटिव वैल्यू थी वो भी यहाँ पे पॉजिटिव हो चुकी है। तो इस तरीके से आप वन शॉट में अपनी जितनी भी आप नेगेटिव वैल्यूज है उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप अपनी टर्नओवर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इस चीज को ऑलरेडी यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है और इसका टर्नओवर हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे इसका जो एग्रीगेट आ रहा है वो आ रहा है 1,10,392 रुपए। अब इसी तरीके से आपका फ्यूचर्स के केस में एग्जैक्टली सेम होता है। जिस तरीके से हमने अभी देखा कि आप इंट्राडे में जिस तरीके से टर्नओवर निकालते हैं, एग्जैक्टली सेम तरीके से आपको फ्यूचर्स के केस में आपका टर्नओवर कैलकुलेशन करना होता है। यानी कि सिर्फ आपका जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उन सभी को आप टोटल कर लेंगे, फेवरेबल या अनफेवरेबल दोनों ही डिफरेंसेस को आप एग्रीगेट कर लेंगे, वही आपका टर्नओवर होता है इंट्राडे के भी केस में और फ्यूचर्स के केस में भी। लेकिन ऑप्शंस के केस में डिफरेंस होता है। तो पहले मैं यहाँ पे इस शीट में दिखा देता हूं कि यहाँ पे आप देखेंगे
तो इन्होंने ऑप्शंस स्टॉक में भी ट्रेडिंग कर रखी हुई है और फ्यूचर्स इंडेक्स, ऑप्शन इंडेक्स, हर तरीके की ट्रेडिंग यहाँ पे कर रखी हुई है। तो यहाँ पे जो आपके फ्यूचर वाले ट्रेडिंग होंगे उनको आप पहले फिल्टर लगा करके अलग कर लेंगे। तो फिल्टर लगाने के लिए कैसे करना है मैं आपको ये बता देता हूँ। आप पहले इस टैब को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, होम पे जाएंगे और यहाँ पे आपको शॉर्टन फिल्टर, यहाँ पे ये फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे फिल्टर ऑलरेडी लगा रखा है, तो इन चीज़ों को पहले हम फिल्टर कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे सिर्फ जो आपका फ्यूचर्स वाली चीज़ें होंगी उनको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, बिकॉज पहले हम फ्यूचर का टर्नओवर कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे इनके जो फ्यूचर्स के ट्रांजैक्शंस है वो बहुत ही कम है और यहाँ पे हमने ट्रेडिंग टर्नओवर निकाल रखा है पहले से। अब इन तीनों सेल की जो टोटल आ रही है वो है आपका 43,276, यहाँ बॉटम में आप देख सकते हैं। अब वापस से हम जाएंगे इसी फिल्टर पे और अब हम ऑप्शंस की टर्नओवर देखने वाले हैं। तो ऑप्शंस को देखने के लिए जो ऑप्शंस इंडेक्स हैं और ऑप्शंस स्टॉक हैं, इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे। ऑप्शंस के केस में जो टर्नओवर होता है वहां पे हम दो चीजें लेते हैं। सबसे पहले तो आपका एब्सोल्यूट ट्रेडिंग टर्नओवर, यानी कि जो आपका फेवरेबल या अनफेवरेबल डिफरेंसेस हैं उनका आप टोटल कर लेंगे, जिस तरीके से अभी तक हमने इंट्राडे या फ्यूचर्स के केस में किया है। अब इसका टोटल करने के साथ ही साथ यहाँ पे आप इसका टोटल देखेंगे तो ये आपका टोटल आ रहा है, नीचे आप देख सकते हैं 11,02,084 रुपए का। अब इसके साथ ही साथ आप ऑप्शंस के केस में, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस के केस में आप सेल वैल्यू को भी लेते हैं। सेल वैल्यू का भी आप टोटल लेंगे टर्नओवर कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पे जब सेल वैल्यू का टोटल किया तो वो 73,27,098 रुपीज आ रहा है। तो इस 73,27,098 को आपकी ये जो 11 लाख रुपए की वैल्यू आई है आपके एब्सोल्यूट ट्रेडिंग टर्नओवर की, इन दोनों को आप एग्रीगेट कर लेंगे तो वो आपका टर्नओवर होगा। तो ये सारी कैलकुलेशन करके मैंने ऑलरेडी एक शीट बना रखी है, तो मैं सीधे आपको वो शीट दिखाता हूँ। ये है हमारी कंप्यूटेशन शीट जिसपे हमने इन कैलकुलेशंस को पहले ही करके रखा हुआ है। तो ये बेसिकली मैंने आपको समझाने के लिए इतना बताया है। तो इसमें आप देखते हैं कि जो आपका टर्नओवर है ये 43,276 पहले से ही आ रहा है और इस पे हमें लॉस हुआ है। साथ ही साथ इसमें एक्सपेंसेस वगैरह 823 के हैं। और ऑप्शंस के केस में देखिए जो दोनों वैल्यू थी 11,02,084, यानी कि आपका जो एब्सोल्यूट ट्रेडिंग टर्नओवर था, और उसके साथ ही साथ ये सेल वैल्यू 73,27,098, इस सेल वैल्यू को भी हमने इस पे ऐड कर रखा हुआ है। तो ये ऑप्शंस का टर्नओवर है और ऑप्शंस पे हमें लॉस हुआ है 3,73,000 का। एक्सपेंसेस हैं 31,502 के। तो जो टोटल लॉस है वो आपका बन जा रहा है 4,05,000 रुपए का ऑप्शंस के केस में। फ्यूचर्स के केस में 14,171 रुपए का लॉस है और इंट्राडे के केस में हमने 1,10,000 का टर्नओवर, जो हमने पहले शीट में देखा, वो आ रहा है 1,10,392 रुपए का टर्नओवर है और इस पे लॉस आ रहा है 49,662 रुपए का। तो ये है हमारी टोटल टर्नओवर कैलकुलेशन। तो अब यहाँ पे हम इन सारी टर्नओवर को, फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्राडे, इन सभी टर्नओवर को अगर हम एग्रीगेट करते हैं तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी सिर्फ वैल्यू आने वाली है 85,82,850, यानी कि ये 1 करोड़ के भी अंदर है। तो यहाँ पे इनकी ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होने वाली। लेकिन जैसे ही आपकी टर्नओवर यहाँ पे 10 लाख रुपए को क्रॉस करती है तो उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना मैंडेटरी हो जाता है एज पर सेक्शन 44AA। तो यहाँ पे आपको ऑडिट तो नहीं करवाना, लेकिन हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना होगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या मतलब होता है कि हमें बेसिकली यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपकी बैलेंस शीट और आपका कैपिटल अकाउंट, ये सारा कुछ हमें बनाना पड़ेगा और साथ ही साथ इसको हमें रिटर्न के अंदर में रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे गाइस देखिए, ये तो बात होगी आपके टर्नओवर की। अब जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि जो टर्नओवर की कैलकुलेशन होती है, टर्नओवर एक डिफरेंट चीज है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑडिट आप पे एप्लीकेबल होगी या नहीं इसके लिए कैलकुलेट करा जाता है। लेकिन जो आपकी रिकॉर्डिंग होती है, जो आपकी अकाउंटिंग होती है, वो डिफरेंट तरीके से होती है। अब अकाउंटिंग के केस में गाइज आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30, 31 और 32, जिसमें आपका डेरिवेटिव्स को आपको किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से रिकॉर्डिंग करनी है, आप उस तरीके से चल सकते हैं। और क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 30, 31, 32 नॉन मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो आपके लिए वो ऑप्शनल होते हैं। अगर आप उस तरीके से रिपोर्ट करना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर आप किसी और तरीके से रिपोर्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी वैल्यूज सही रिफ्लेक्ट हो रही हैं तो भी आपका काम चलेगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि अगर आप फुल अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए टैली का डेटा मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसमें आप कंप्लीट डेटा आप बना सकते हैं और आप देखेंगे कि इसमें हमने टोटल कैपिटल अकाउंट बना रखा हुआ है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स डाल रखी हैं, करंट असेट्स में आपके बैंक अकाउंट्स वगैरह कंप्लीट चढ़ाए गए हैं। तो ये इसमें सारी एंट्रीज करके भी आप बना सकते हैं, लेकिन दिस काइंड ऑफ डेटा मेंटेनेंस विल टेक सम टाइम और इसमें थोड़ा-सा टाइम और थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगेगा, लेकिन ये चीज़ आपकी एक्यूरेट हो जाती है। लेकिन क्योंकि अभी लास्ट डेट्स चल रही है, तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ पे एक
शॉर्ट टर्म मेथड यूज कर सकते हैं। अब उसमें क्या करना है आपको, मैं आपको ये बताता हूँ। अब यहाँ पे गाइस जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपका फ्यूचर और इंट्राडे के केस में आपका जो टर्नओवर कैलकुलेशन होता है उसमें सेल वैल्यू को इंक्लूड नहीं करा जाता, सिर्फ आपका फेवरेबल या अनफेवरेबल डिफरेंसेस जो होते हैं, जो आपका प्रॉफिट या लॉस होता है, उन सभी को टोटल करके आपकी वैल्यू निकाली जाती है, क्योंकि वहां पे मार्जिन का एलिमेंट इंक्लूड होता है, आपकी सेल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, जब आपकी अकाउंटिंग करी जाएगी तो इसमें आप जब रिपोर्ट करेंगे तो आपका जो फ्यूचर या इंट्राडे का जो लॉस होगा उसको आप सीधे डायरेक्टली आप लॉस की वैल्यू दिखा सकते हैं इन योर पीएनएल अकाउंट। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए गाइस इसको क्रेडिट में दिखा रखा है नेगेटिव वैल्यूज के साथ में, लेकिन आप इसे यहाँ पे टू लॉस फ्रॉम फ्यूचर्स या फिर टू लॉस फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग ऐसा करके दिखा सकते हैं, बिकॉज हमें रिटर्न फाइलिंग में इसे एक्सपेंसेस साइड पे ही दिखाना पड़ेगा। ओके लेकिन जब आप ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शंस में हम यहाँ पे सेल वैल्यू को भी इंक्लूड करते हैं और बाइंग वैल्यू को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि जैसा कि टर्नओवर कैलकुलेशन के टाइम पे देखा हमने कि यहाँ पे हम सेल वैल्यू और जो एग्रीगेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है उन दोनों को यहाँ पे इंक्लूड करा जाता है टर्नओवर कैलकुलेशन में। तो हम रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे भी जब आपका ट्रेडिंग और पीएनएल बनेगा तो उसमें हम ये करने वाले हैं कि आपकी जो टोटल सेल वैल्यू है वो यहाँ पे दिखा दी जाएगी आपकी क्रेडिट साइड में, और जितने के आपने ऑप्शंस खरीदे हुए हैं उसको आप डेबिट साइड में दिखा करके आप इसका डिफरेंस जो होगा वो आप लॉस आप अपने रिटर्न में दिखा सकते हैं। तो इन शॉर्ट गाइस जो आपके फ्यूचर या फिर इंट्राडे के लॉसेज हैं उनको आपको डायरेक्टली आपकी जो लॉस का अमाउंट है उसको आपको अपनी पीएल में रिपोर्ट कर देना है, लेकिन ऑप्शंस के केस में आप पूरी सेल वैल्यू को आप क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और पूरी परचेज वैल्यू को आप डेबिट साइड में दिखा करके जो डिफरेंस अमाउंट होगा उसको आप अपना लॉस में ले जाने वाले हैं। इसके साथ ही साथ जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं जैसे ब्रोकरेज वगैरह होता है या फिर आपने और कोई एक्सपेंस करा हुआ है, किसी किसी पर्सन को हायर कर रखा है, किसी को आप सैलरी देते हैं, कोई वर्क स्पेस ले रखा है, तो इन सारी चीजों के एक्सपेंसेस को आप अपने बिजनेस एक्सपेंस की तरह यहाँ पे दिखा सकते हैं और उसको भी आप अपने लॉसेस के साथ में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ तक का जो आपका पार्ट है वो ट्रेडिंग है। इसके नीचे आप जब आएंगे तो पीएल में चले जाएंगे। पीएल में आपके जो अकाउंटिंग चार्जेस या फिर अदर कोई एक्सपेंसेस होते हैं ऑफिस रिलेटेड तो उसे आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे ये सारा कुछ कैलकुलेशन करने के बाद जो नेट लॉस आ रहा है वो आ रहा है 4,71,045 का। अब मैं बैलेंस शीट की बात करता हूँ तो बैलेंस शीट में आपकी ज्यादा वैल्यूज आएंगी नहीं। यहाँ पे आपके बैलेंसेस विद बैंक, कैश इन हैंड और टीडीएस अगर आपका कुछ काटा गया है आपकी सैलरी पे या किसी और चीजों पे तो उसको आप यहाँ पे दिखाएंगे। और अगर आपका कुछ क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक्स हैं तो उसको आप अपनी पीएल में रिपोर्ट करेंगे, यानी कि अगर आपकी जो इक्विटीज वगैरह के कुछ अगर ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक्स बचते हैं तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक एलिमेंट मैं आपको यहाँ पे और बता दूं, अगर आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म शेयर्स यानी कि डिलीवरी वाले शेयर्स में आप डील करते हैं तो उस केस में भी आप आपके लिए वो भी आप उसको एज योर बिजनेस ट्रीट कर सकते हैं या फिर आप उसको कैपिटल गेन की तरीके से दिखा सकते हैं। ये चीज का आपके पास ऑप्शन होता है। अगर आप डिलीवरी वाले शेयर्स में भी आप फ्रीक्वेंटली ट्रेड करते हैं तो उस केस में आप उसकी जो सेल वैल्यू या बाइंग वैल्यू होगी उसको आप यहाँ पे दिखा करके उसको आप अपने बिजनेस के साथ मर्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए लेके जाना चाहते हैं तब आप उसे यहाँ पे नहीं बल्कि आप अपनी कैपिटल में दिखाएंगे अंडर ये इन्वेस्टमेंट हेड। लेकिन यहाँ पे इनकी जो ट्रेडिंग है वो इक्विटीज में नहीं है, डिलीवरी में ट्रेड नहीं करते हैं। इनका जो सारा ट्रेडिंग है वो फ्यूचर ऑप्शंस और इंट्राडे में ही है। तो यहाँ पे इनका कुछ भी ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक्स नहीं है। और बैलेंसेस विद बैंक्स में क्या दिखाएंगे, बैलेंस विद बैंक्स में आपका जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उनकी आपकी जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं और साथ ही साथ जो आपका ब्रोकर है यानी कि जिस किसी भी ब्रोकिंग कंपनी के साथ में आप जुड़े हुए हैं उनका जो फंड स्टेटमेंट होता है यानी कि जो लेजर अकाउंट होता है उसकी क्लोजिंग बैलेंस भी आप बैलेंसेज विद बैंक्स के अंदर में ही दिखाने वाले हैं। इसके साथ ही आपका कैश बैलेंस जो है कैश या कैश इक्विवेलेंट वो आप दिखाएंगे और आपके जो कुछ चार्जेस अगर कुछ पेबल हैं तो वो दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ आपका कैपिटल अकाउंट और लॉस यहाँ पे कैरी ओवर होके आ जाने वाला है। कैपिटल अकाउंट में क्या करना है, अगर आपकी सैलरी वगैरह आती है तो आपका कैपिटल का पार्ट होता है, बैंक इंटरेस्ट वगैरह मिला हुआ है। तो इसके अलावा अगर आपकी और कोई भी इनकम आती है लाइक रेंटल इनकम वगैरह भी आती है तो उसको यहाँ पे आप दिखाने वाले अपने कैपिटल हेड में। तो ये सारा कुछ दिखाने के बाद आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल बचेगी वो होगी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद गाइज अब हम चलते हैं कॉम्पिटिशन की तरफ। अब कॉम्पिटिशन में आपको बहुत ध्यान से समझना है। कॉम्पिटिशन जो होती है ये बेसिकली आपकी इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। इसमें आपकी जो इनकम्स की डिटेलिंग होती है वो आपको हेड वाइज देनी होती है और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि किन किन लॉसेस को आप किन किन प्रॉफिट्स के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सैलरी की बात करते हैं। आपने कैपिटल अकाउंट में देखा कि यहाँ पे इस पर्सन को यहाँ पे सैलरी भी आ रही है तो इन्होंने सैलरी को हमने यहाँ पे पहले दिखा रखा हुआ है और सैलरी का जो डिडक्शंस वगैरह है ये सारा कुछ दिखाना है आपको। सैलरी की डिटेल्स वगैरह आप डायरेक्टली अपने फॉर्म 16 से उठा सकते हैं। जो भी आपका फॉर्म 16 होगा उसका पार्ट बी देखेंगे और यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसकी सारी डिटेल्स आपकी जो टोटल सैलरी है उसे आप यहाँ दिखा देंगे। उसके साथ में आपको जो एचआरए वगैरह मिला हुआ है
ये आपका फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर आपका प्रोफेशनल टैक्स, ये जो कुछ भी है आप उन सारी वैल्यूज़ को एज़ इट इज़ यहाँ पे पुट करते चले जाएँगे। और इसके अलावा जो हमने जो पीएल और बैलेंस शीट बनाई हुई है, उसमें 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। सबसे पहला एलिमेंट तो है कि आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, जिसको नॉन स्पेक्युलेटिव बिज़नेस बोला जाता है, और उसके बाद आता है स्पेक्युलेटिव बिज़नेस यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इसमें इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में सेट ऑफ नहीं किया सकता, बिकॉज़ इंट्राडे जो होता है वो स्पेक्युलेटिव बिज़नेस होता है, और स्पेक्युलेटिव बिज़नेस के लॉसेस आप सिर्फ स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। और अगर आपके इंट्राडे के लॉसेस होते हैं, उसको आप सेट ऑफ नहीं कर पाते हैं, तो उसको आप सीधे आप अगले सालों के लिए कैरी ओवर करेंगे और अगले 4 साल के लिए आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी कि अगर अगले साल में आपको कोई इंट्राडे से प्रॉफिट होता है या फिर और किसी स्पेक्युलेटिव बिज़नेस से आपको प्रॉफिट होता है, तो उसके अगेंस्ट में आप इस वाले लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपका नॉन स्पेक्युलेटिव बिज़नेस का लॉस होता है, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस का लॉस होता है, उसको आप नॉर्मली सैलरी को छोड़ करके बाकी हेड्स के अगेंस्ट में आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, यानी कि आपका स्पेक्युलेटिव और नॉन स्पेक्युलेटिव बिज़नेस की डिटेल। अब इसके अलावा आपके जो अदर सोर्सेज़ में इनकम आ रही होगी, लाइक बैंक इंटरेस्ट, कोई एफडी का इंटरेस्ट, कोई इनकम टैक्स रिफंड मिला है, उसका इंटरेस्ट है, इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे दिखाएँगे। और इन सब के बाद यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम हमने निकाल ली। अब यहाँ पे हम पहले तो जो नॉन स्पेक्युलेटिव बिज़नेस है, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस का लॉस है, उसका जो सेट ऑफ होगा हम अदर सोर्सेज़ के इनकम के अगेंस्ट में करेंगे, और जितना लॉस बच जाएगा उसको हम कैरी ओवर कर लेंगे। नॉन स्पेक्युलेटिव बिज़नेस के जो लॉसेस होते हैं वो अगले 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं। और स्पेक्युलेटिव बिज़नेस है, उसका आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसको हमने सीधे फॉरवर्ड कर दिया है अगले सालों के लिए, इसको हम अगले 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकेंगे। अब इसके अलावा आपकी जो डिडक्शंस हैं उसको आप दिखाएँगे, और यहाँ पे आपकी जो फाइनली टोटल इनकम आ जाएगी, टोटल इनकम पे जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी, ये सारा कुछ करने के बाद आपके यहाँ पे कंप्यूटेशन रेडी हो जाती है। तो अभी तक गाइज़ बेसिकली हमने ये समझा कि आपका सबसे पहले कि टर्नओवर कैलकुलेशन क्यों करी जाती है। टर्नओवर कैलकुलेशन सिर्फ़ करी जाती है इस पर्पज़ के लिए कि आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं, ये चीज़ जाना जा सके। और टर्नओवर कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं इंट्राडे के केस में, फ्यूचर्स के केस में और ऑप्शंस के केस में, इसको हमने समझा। और टर्नओवर कैलकुलेशन करने के बाद गाइस इसको पीएल में किस तरीके से दिखाना है हमने ये समझा। इस नेट प्रॉफिट या लॉस को हम इसे ले जाएँगे बैलेंस शीट में, आपकी कैपिटल के साथ ऐड या लेस करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे बैलेंसेस विद बैंक या फिर आपके इन्वेस्टमेंट वगैरह, कैश इन हैंड, टीडीएस, जो कोई भी आपके पास डिटेल्स होंगी उसको आप बैलेंस शीट में दिखाएँगे, और उसको आप टोटल करके आपकी बैलेंस शीट रेडी कर लेंगे। और लास्ट में इसको हम वहाँ पे कंप्यूटेशन में सारी चीज़ें ले जाएँगे, और इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी क्या जीटीआई वगैरह बनती है आफ्टर ड्यू सेट ऑफ प्रोसेस, ये सारा कुछ करने के बाद आपकी टोटल इनकम निकाल दी जाएगी। तो अभी तक तो हमने गाइस ये कंप्लीट प्रोसीजर समझ लिया कि आपकी अकाउंटिंग, यानी कि आपका जो बैकएंड का पार्ट है वो किस तरीके से रेडी किया जाएगा, ये अभी तक मैंने आपको बताया। अब गाइस मैं आपको फाइनली लेके चलता हूँ कि आप पोर्टल पे इसको किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस हम आ चुके हैं ई फाइलिंग पोर्टल पे, और यहाँ पे आकर के आपको सबसे पहले करना है लॉगिन। तो यहाँ पे गाइस हमने लॉगिन कर लिया है इनकम टैक्स पोर्टल पे। अब आपको जाना है फाइल नाउ पे क्लिक करना है, या फिर आप ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे भी क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको चूज़ करना है सबसे पहले असेसमेंट ईयर आपका 2021-22 होगा, और मोड ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन रखेंगे, और इसके बाद कंटिन्यू क्लिक करेंगे और स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको आपका टाइप ऑफ असेसी चूज़ करना है कि आप इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ हैं, अदर्स हैं, तो इंडिविजुअल से चूज़ करना है और प्रोसीड करेंगे। फॉर्म टाइप अब आपको चूज़ करना है। अब आपके ऊपर कब कौन-सा फॉर्म एप्लीकेबल होता है, इसको लेकर के अगर आपको कोई भी डाउट है गाइज़, तो मैंने उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो कर रखी है, जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझा रखा है कि आपके ऊपर कब कौन-सा फॉर्म एप्लीकेबल होता है। तो इस एसएससी के केस में जो यहाँ पे फॉर्म एप्लीकेबल होने वाला है, वो होगा आईटीआर 3, बिकॉज़ इन्होंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस और इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रखी है, इसलिए यहाँ पे आईटीआर 3 इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे आईटीआर 3 को सेलेक्ट करके प्रोसीड विथ आईटीआर 3 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको बताना होता है कि आप यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग क्यों करना चाहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो होता है कि आपकी टैक्सेबल इनकम जो होती है वो मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। टैक्सेबल इनकम कौन सी होती है? जो आपकी जो टोटल इनकम आती है वो अगर आपकी 2,50,000 से ऊपर होती है तो आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे। और सेकंड ऑप्शन में होता है कि अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, यानी कि आपकी जो टोटल इनकम है वो तो आपकी 2.5 लाख से ऊपर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस आप ब्रीच कर देते हैं जिसकी वजह से आपके ऊपर रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी हो जाता है। जैसे आपकी करंट अकाउंट्स में पिछले साल में 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का आपका टोटल डिपॉज़िट किया गया है, या फिर आपने फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करने के लिए 2 लाख या उससे ज़्यादा का आपने खर्चा करा हुआ है, या फिर आपका जो पूरे साल में आपका जो बिजली का बिल रहा है वो 1 लाख रुपए से ऊपर रहा है। तो अगर ऐसा कोई केस है तो आप रिस्पेक्टिव कॉलम को टिक करेंगे,
और अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता तो आप अदर्स का ऑप्शन चूज करेंगे। तो हमारे केस में यहाँ पे टैक्सेबल इनकम है वो मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन चूज करके प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे गाइस जिस तरीके से आपको ITR 2 के अंदर शेड्यूल सिलेक्शन करना होता है, उसी तरीके से आपको ITR 3 में भी शेड्यूल सिलेक्शन करना होता है। शेड्यूल सिलेक्शन का मतलब ये होता है बेसिकली गाइस कि आप यहाँ पे उतने ही शेड्यूल्स चूज कर सकते हैं जितने आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, बिकॉज आपका जो ITR 3 होता है वो 50 शेड्यूल्स का फॉर्म होता है, काफी लेंदी फॉर्म होता है। तो सारे शेड्यूल्स आपको ना ओपन करने पड़े, इसके लिए यहाँ पे शुरुआत में आपसे शेड्यूल सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे आप सिर्फ उतने शेड्यूल सेलेक्ट करें जितना आपके ऊपर एप्लीकेबल हो, अदरवाइज आपका जो फॉर्म होगा वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे वन बाय वन इन सारे टैब्स को हम चेकआउट करेंगे और हमारे ऊपर जो एप्लीकेबल होगा हम उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले टैब में तो आपको कुछ नहीं करना, जनरल टैब में जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो एप्लीकेबल रहेगा ही रहेगा। सेकंड में आएंगे इनकम के टैब में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कंप्यूटेशन में तो एसएससी की जो इनकम आ रही है सैलरी से, पीजीबीपी से और अदर सोर्सेज से आ रही है। तो इनकी यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे शेड्यूल सैलरी का, कैपिटल गेन को हम हटा देंगे। अब इसके बाद स्क्रॉल करेंगे, अदर सोर्सेज एप्लीकेबल होने वाला है, इसके अलावा और कोई शेड्यूल यहाँ पे हम पे एप्लीकेबल नहीं होने वाला। इसके बाद जाते हैं बिजनेस के टैब में। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आप ये करेंगे कि इस जो ऊपर यहाँ पे जो टिक बॉक्स दे रखा है उस पर आप क्लिक करेंगे। इससे आपके सारे शेड्यूल सेलेक्ट हो जाएंगे और इसके बाद आप इसे दोबारा अनटिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपके जितने शेड्यूल सेलेक्टेड हैं, टोटल 6 शेड्यूल सेलेक्टेड रहेंगे, बाय डिफॉल्ट उसको आप वैसे रहने देंगे। इसी तरीके से आप डेप्रिसिएशन में आप इसे टिक करेंगे फिर अनटिक कर देंगे। डेप्रिसिएशन बेसिकली हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज हमारे पास कोई भी फिक्स्ड असेट्स नहीं है। अगर आपके पास कोई फिक्स्ड असेट्स वगैरह होती तो आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन का शेड्यूल सेलेक्ट कर सकते थे। इसके अलावा डिडक्शंस डिडक्शंस में हमारा यहाँ पे 80G का डिडक्शन है हमारे पास, और उसके साथ ही साथ बैंक इंटरेस्ट जो कि 80 TTA में आता है वो यहाँ पे हम पे एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन शेड्यूल चैप्टर 6 से का वाला जो शेड्यूल है उसको हम चूज कर लेंगे। और इसके अलावा टैक्स का जो कॉलम है इसको हम सारे शेड्यूल्स को सेलेक्ट करेंगे, टोटल 5 शेड्यूल होंगे। और इसके बाद लास्ट ऑप्शन होता है अदर्स का। इसमें क्या होता है कि आपके जो करंट ईयर के लॉसेस वगैरह होते हैं, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस होते हैं, इन सारे शेड्यूल्स को इसमें यहाँ पे दिया गया होता है। ये वैसे भी आपके सेलेक्टेड ही रहने वाले हैं। तो टोटल यहाँ पे आपकी जो शेड्यूल्स हैं हमने सेलेक्ट कर लिए हैं जितना हमें चाहिए था। तो इसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद वापस से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। टोटल हमारे 22 शेड्यूल्स यहाँ पे हमने सेलेक्ट करे हुए हैं। अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3-4 क्वेश्चनियर्स होते हैं यहाँ पे। सैलरी रिलेटेड होता है, पहले तो होता है जनरल इन्फॉर्मेशन, फिर सैलरी एग्जेम्पशन रिलेटेड, फिर डिडक्शंस, फिर आपका बिजनेस रिलेटेड। तो ये 4 क्वेश्चनियर्स आप चाहें तो फिल कर सकते हैं। फिल कर देना वैसे सही रहता है क्योंकि आपको आगे जो होता है कई सारी इन्फॉर्मेशन नहीं फीड करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप स्किप दिस क्वेश्चंस करके आप डायरेक्टली प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे फीड करने वाला हूँ, इसे 115 BSc नो करेंगे। अब यहाँ पे सैलरी का जो एग्जामेशन है वो हम दिखाने वाले हैं, तो हम कंपटीशन में चेक कर लेते हैं। हमारी जो HRA है वो हमें मिला हुआ है, तो HRA का जो होता है सेक्शन वो होता है 1013A। तो 1014A में कुछ नहीं है, 1014-2 में नहीं है, 1013A में जो होगा वो वैल्यू हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, 64,896 64,896। तो ये वैल्यू आ चुकी है HRA की। HRA के अलावा हमारा और कोई भी एग्जामेशन नहीं है, तो इन सभी को नो करके इसे कंटिन्यू करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे डिडक्शंस की बात आती है। डिडक्शंस आप वापस से कंपटीशन में हम चेक कर सकते हैं। हमारा डिडक्शन जो है 80G और 80 TTA, 2 सेक्शंस में हमारी डिडक्शंस हैं। तो 80G होता है डोनेशंस के लिए, तो डोनेशन हम येस कर देंगे। बाकी और कोई भी एप्लीकेबल नहीं है, इन सब ऑप्शंस को आप नो करते चले जाएंगे और लास्ट वाले ऑप्शन को आप येस करेंगे। तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा 80 TTA का। तो यहाँ पे आपकी जो बैंक इंटरेस्ट की वैल्यू है उसको हम यहाँ पे सिंपली फीड कर देने वाले हैं। तो 2554 हमारी बैंक इंटरेस्ट की वैल्यू है, इसको फीड करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप क्या 44AD लेना चाहते हैं, यानी कि प्रिजम्पटिव ऑप्शन लेना चाहते हैं। तो इसे हमें नो करना है, 44AD हमें नहीं लेना, 44AE और 35AD इन चारों ऑप्शंस को आपको नो कर देना है और इसको आपको फिर प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे गाइस फाइनली अब हमारे सारे शेड्यूल्स ओपन हो गए हैं। अब इन सारे शेड्यूल्स को हम वन बाय वन रीड करते चलेंगे और इसके बाद हम अपना फॉर्म हम फाइनली सबमिट कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ जनरल टैब। अब जनरल टैब में आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि आपकी बेसिकली जो आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह है, वो सारा कुछ आपको चेक करना होता है। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे फाइलिंग सेक्शन देखना होता है। अभी आपका ड्यू डेट 31 दिसंबर है नॉन ऑडिट वालों के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे 139(1) फाइल होगा। अगर आपकी लेट रिटर्न होती है तो 139(4) में फाइल होगा, रिवाइज रिटर्न है तो 139(5) में फाइल होगा। अगर आपका ट्रांसफर प्राइसिंग का केस है तो 92CD में फाइल होगा, और कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का केस है तो 119
2B में केस आपका रिटर्न फाइल होने वाला है। तो ये आपका, इसके बाद आपको बताना है कि क्या आप न्यू रिजीम के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे न्यू रिजीम के लिए ऑप्ट नहीं करना चाहते हैं। और नीचे यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा आपका रेजिडेंशियल स्टेटस। तो रेजिडेंशियल स्टेटस यहाँ पे जो असेसी हैं वो नॉर्मली एक इंडियन है, इंडिया में ही रहते हैं, तो उनका जो रेजिडेंशियल स्टेटस होगा वो रेजिडेंट का होगा, और जो कंडीशन होगी वो 182 डेज या मोर के लिए इंडिया में रहे हैं। तो सबसे पहली कंडीशन इन्हें चूज करनी है। और उसके बाद इसके अलावा आपका ये जितने भी ऑप्शन होंगे इन सब में ऑलमोस्ट नो ही रहेगा। आईएफएससी में लोकेटेड नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के द्वारा नहीं फाइल करी जा रही रिटर्न, डायरेक्टरशिप नहीं है, फर्म्स में ये पार्टनर नहीं है, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स ही होल्ड नहीं करते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपके नो रहने वाले हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑडिट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे गाइज आपको देखिए, सबसे पहले 44AA जो होता है, 44AA जो होता है वो होता है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेनेंस के लिए। तो हमें यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेनेंस को येस करना होगा, क्योंकि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है, लेकिन हम पे ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होने वाली। तो सबसे पहले जो बुक्स वाला ऑप्शन है उसको येस करेंगे, और 44 एडी, एडीए, बीबीए, ए, ये वाला जो ऑप्शन होता है यानी कि जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का ऑप्शन है उसको नो करेंगे। टर्नओवर वाला जो ऑप्शन है कि 1 करोड़ से ज़्यादा 10 करोड़ तक है, तो ये भी आपका नो रहेगा। ऑडिट एप्लीकेबल होगा आपके ऊपर 44 ए बी, इसको करना है नो। 92 ई, ये भी आपको नो करना है, ऑडिट रिपोर्ट नो। और आपका आपका किसी और एक्ट में आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होती है, जैसे कंपनीज के केस में कंपनीज एक्ट के अंडर ऑडिट करवानी पड़ती है, तो ऐसा कुछ केस है तो इसको येस करना है, लेकिन हमारे केस में ऐसा भी कुछ नहीं है तो इसको भी हम नो करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को येस करेंगे, बाकी सारे ही ऑप्शंस को आप नो करने वाले हैं। यहाँ पे स्क्रॉल करके आप अपने बैंक डिटेल को नॉमिनेट फॉर रिफंड वगैरह अगर नहीं है तो उसे कर देंगे, और यहाँ पे आप इस पेज को कंफर्म कर देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट टैब यहाँ पे अब कंफर्म हो चुका है। अब जाएंगे हम सेकंड टैब के अंदर में, तो यहाँ पे ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है। नेचर ऑफ बिजनेस में आपको 13018 ये होता है अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट सर्विसेज, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप अदर सर्विसेज का टैब भी चूज कर सकते हैं। दोनों ही आपके लिए ओके हैं। तो यहाँ पे आपका जो इंट्राडे के केस में यहाँ पे जो आपका ट्रेड नेम ऑफ प्रोप्राइटरशिप है, यहाँ पे आप असेसी का नाम डालेंगे, और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में सिंपली लिख सकते हैं शेयर ट्रेडिंग। तो ये करके आप इसको ऐड कर देंगे और प्रोसीड करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट ऐप पे आएंगे, बैलेंस शीट पे, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमने जो बैलेंस शीट प्रिपेयर करी हुई है उसकी डिटेल्स यहाँ पे हम फीड करेंगे। सबसे पहले सोर्सेज ऑफ फंड में ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे गाइज आपको प्रोपराइटर्स कैपिटल डालना है। प्रोपराइटर्स कैपिटल के केस में गाइज आपके पास दो वैल्यूज होती हैं, एक तो है आपका कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, और दूसरा है नेट प्रॉफिट, जो आपका नेट लॉस है उसको रिड्यूस करने के बाद जो बची हुई कैपिटल है इसको दिखाना। तो आप दोनों में से कोई भी वैल्यू दिखाएं, दोनों ही ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप प्रॉपराइटर्स कैपिटल के अंदर में आप 6,19,815 ये टोटल वैल्यू दिखा सकते हैं, और उसके बाद जो नेट प्रॉफिट वाला ये आपका नेट लॉस आ रहा है उसको आप करंट असेट्स की साइड में भी दिखा सकते हैं, या फिर आप 1,48,770 सीधा दिखा दें, और उसके बाद आपका जो नेट लॉस वाली वैल्यू होगी वो आपका ऑटोमेटिकली कैपिटल में एडजस्ट हो जाएगा, तो उसको आपको करंट असेट्स की साइड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम पूरी वैल्यू लेके चलते हैं, आपको मैं करंट असेट्स की साइड में आपको कहाँ पे कैपिटल नेट लॉस वगैरह दिखाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में 6,19,815 डालने वाले हैं। अब इसके बाद इसको स्क्रॉल करके सेव कर देंगे। इसके बाद आते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में, ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में आप आपका करंट असेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, इसमें आप देखेंगे तो करंट असेट्स में आपको यहाँ पे मिलेगा थर्ड पॉइंट में कैश एंड बैंक बैलेंसेस। तो कैश इन हैंड में आपकी जो कैश की वैल्यू आ रही है 72,500, ये डाल देंगे। बैलेंसेस बैंक्स में 78,270 ये डाल देंगे। अब अदर करंट असेट्स में अगर आपका कोई टीडीएस वगैरह होता तो उसमें आप यहाँ पे दिखा सकते थे। इसके अलावा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपकी करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन आते हैं। जो यहाँ पे अकाउंटिंग चार्जेस पेबल हैं इनके, वो यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं। इस पेबल अमाउंट को आप यहाँ पे अदर प्रोविजंस के अंदर में यहाँ पे आप 2,000 रुपीज हम दिखा देंगे। अब यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूमुलेटेड बैलेंस, यहाँ पे आप अपनी लॉस की वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। जो 4,71,045 है उसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो आपकी एग्रीगेट वैल्यू होगी वो आपका अब आप देखेंगे 6,19,815 आपका सोर्सेज ऑफ फंड है, और 6,19,815 आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड है। तो इसको आप करेंगे कंफर्म। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे क्लिक करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे स्क्रॉल करके इससे कंफर्म कर देना है। इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, और ट्रेडिंग अकाउंट में आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में एंटर करना है। यहाँ पे आपका जो सेल्स ग्रॉस एसेट वाली वैल्यू है उस पर आप एडिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज में आपकी यहाँ पे जो सेल्स की वैल्यू है, यानी कि
जो आपका ऑप्शंस की सेल की वैल्यू आ रही है, उसे आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हैं सेल ऑफ ऑप्शंस, और जो वैल्यू है आपकी सेल की, उसको आप यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। इसके अलावा आपकी जो नेगेटिव वाली वैल्यूज़ आ रही हैं, इसको हम डेबिट साइड में दिखाएँगे, बिकॉज़ हम क्रेडिट साइड में नेगेटिव में वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसे यहाँ पे सीधे स्क्रॉल करके इसे ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है डेबिट्स टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब यहाँ पे क्या-क्या आपकी डेबिट बैलेंसेस हैं, उसे आप दिखाएँगे। तो परचेज़ वाले कॉलम में आपकी जो ऑप्शंस की परचेज़ वैल्यू है, उसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस के कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में यहाँ पे आप क्लिक करके आप यहाँ पे जो आपका फ्यूचर्स का लॉस है और आपका इंट्राडे का लॉस है, उसको आप सीधे यहाँ लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फ्यूचर्स के जो लॉसेस थे और इंट्राडे के जो लॉसेस थे, उन दोनों को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। इसके अलावा ऐड अनदर करके हमारे जो बाकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ब्रोकरेज वगैरह, उन सभी को हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये तीनों वैल्यूज एंटर करने के बाद यहाँ पे हमें एक्सेप्ट करना है कंफर्म। ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कंफर्म हो चुका है, तो इसके बाद हम यहाँ पे पीएल पे क्लिक करने वाले हैं। पीएल पे क्लिक करके अब आपकी जो यहाँ पे वैल्यू होती है आपके लॉस की, वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके ट्रेडिंग अकाउंट से फॉरवर्ड हो रही होती है। इसके अलावा आपके अगर कोई और एक्सपेंसेस हैं, जैसे हमारे केस में यहाँ पे अकाउंटिंग चार्जेस हैं, तो उसको हम यहाँ पे डेबिट में दिखा देने वाले हैं। तो डेबिट टू पीएल अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, पेज 2 पे जाएंगे, सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपको अदर एक्सपेंसेस का कॉलम दिख जाएगा। और इसमें यहाँ पे आपका जो चार्जेस का नाम है, उसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे आप सीधे वैल्यू डाल देंगे। तो इसके बाद आप इसे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपका जो टोटल लॉस है 4,71,045, ये यहाँ पे आपका मैच हो चुका है। तो इसको अब हम यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। इसके बाद अब नेक्स्ट शेड्यूल है शेड्यूल सैलरी, तो इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका आईटीआर 2 और 3 में ये होता है कि आपकी सैलरी की डिटेल्स आपको देनी पड़ती है एम्प्लॉयर्स के नाम वगैरह के साथ में। तो यहाँ पे आपको ऐड डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर का नाम, एम्प्लॉयर का टैन नंबर, एड्रेस, ये सारा कुछ आपका प्री फिल्ड होके आ रहा होगा। अगर पहले से ही फिल्ड होके नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आप ओपन करेंगे अपना फॉर्म 16 और यहाँ वाला जो पार्ट होता है आपका एम्प्लॉयर की सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई होती हैं। तो इसको आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इस पार्ट में। तो मैं इसको फटाफट इंसर्ट कर लेता हूँ, उसके बाद इसको आगे प्रोसीड करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे चूज़ करना है नेचर ऑफ एम्प्लॉयर। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर जो होगा वो आपको बताना है कि क्या है। और इसके बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपकी सैलरी की आपकी डिटेल्स आपको देना होता है, ब्रेकअप देना होता है। तो यहाँ पे अब आपके लिए इंपॉर्टेंट समझना ये भी हो जाता है, जो यहाँ पे एसएससी हैं, इनको यहाँ पे एचआरए भी मिल रहा है, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस का भी बेनिफिट मिल रहा है। अब हाउस रेंट अलाउंस का बेनिफिट आपको लेने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस का भी अमाउंट अलग से इंसर्ट करें। आप एग्रीगेट सैलरी नहीं डाल सकते हैं, आपका हाउस रेंट की वैल्यू अलग रखनी पड़ेगी, बिकॉज हाउस रेंट की जो एग्जेम्पशंस की लिमिट होती है, वो उसके एक्चुअल अमाउंट से एक्सीड नहीं कर सकती। तो यहाँ पे हम 2 एलिमेंट्स में इंसर्ट करने वाले हैं सैलरी। सबसे पहले होगी आपकी बेसिक सैलरी और इसके बाद फिर ऐड अंदर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एचआरए की जो वैल्यू है, उसको हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो एचआरए की जो वैल्यू है 64,896, 64,896, ये हम यहाँ पे एचआरए की वैल्यू में इंसर्ट कर देंगे। तो जो टोटल सैलरी होगी, वो आपके कंप्यूटेशन से भी मैच हो जाएगी। आपकी जो टोटल सैलरी है 579,600 है, वो हमारे जो टोटल सैलरी आपके पोर्टल पे हम रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पे हमने दिखा दिया उसे। उसके बाद इसे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपकी बाकी डिटेल्स प्री फिल्ड हो रखी हैं। आपका एग्जेम्पशंस वगैरह जो है 50,000 और 2,400 रुपये ऑलरेडी आ रखा हुआ है, तो इसको कंफर्म कर देना है आपको। शेड्यूल सैलरी भरने के बाद यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अब आता है शेड्यूल बीपी, यानी कि शेड्यूल बिजनेस और प्रोफेशन। अब यहाँ पे आपको इस पे एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक बाइफरकेशन देना होता है कि आपका जो टोटल लॉस है, उसमें से कितना लॉस या कितना प्रॉफिट आपका स्पेक्युलेटिव बिजनेस से रिलेटेड है। तो हमारे केस में जो हमारा स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है, उसको यहाँ पे हमें अलग से स्पेसिफाई करना होगा। इसका रीज़न बेसिकली ये होता है क्योंकि आपका जो इंट्राडे का लॉस होता है, वो पहली बात कि आपका नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस के साथ मर्ज नहीं हो सकता, फ्यूचर एंड ऑप्शन के साथ मर्ज नहीं किया सकता। और दूसरी बात ये होती है कि आपका जो इंट्राडे का लॉस होता है, वो सिर्फ 4 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे इसको अलग से हमें दिखाना मैंडेटरी होता है, अदरवाइज आपकी रिटर्न में ये गलती चली जाएगी। तो हमें यहाँ पे जो आपकी स्पेक्युलेटिव बिजनेस की, यानी कि इंट्राडे बिजनेस का जो आपका लॉस है, उसको हमें यहाँ पे अलग से दिखाना होता है। तो हमारे यहाँ पे जो इंट्राडे बिजनेस का लॉस है, वो है 49662। तो इसको मैं यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा करके 49662 हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे और इसे आप नीचे स्क्रॉल करके इसे आप सेव कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है, वो आपका 4,21,383 है, जो कि हमारी कंप्यूटेशन में ऑलरेडी हमने दिखा रखा है। और नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस का, यानी कि इंट्राडे का जो लॉस है, वो है 49,662 रुपये, जो कि यहाँ पे अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगा है। तो इस पे आपको अब कर देना है कंफर्म। अब इसके बाद गाइज
नीचे स्क्रॉल करेंगे, अदर सोर्सेज की जो डिटेल्स हैं उसमें हम यहाँ पे अपनी डिटेल्स दिखाने वाले हैं। अदर सोर्सेज में हमारे पास सिर्फ बैंक इंटरेस्ट है 2554 का, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। फ्रॉम सेविंग बैंक में 2554 की वैल्यू इंसर्ट करके इसको हम ऐड कर लेंगे और आप इसे नीचे स्क्रॉल करके इसे कंफर्म कर लेंगे। कंफर्म करने के बाद गाइज अब चलेंगे नेक्स्ट शेड्यूल की तरफ, जो कि है शेड्यूल CYLA, यानी कि जो आपकी करंट ईयर के लॉसेज हैं उनसे आपकी करंट ईयर की प्रॉफिट्स जो होंगे वो सेट ऑफ किए जाएंगे इस शेड्यूल के अंदर में। तो इसमें आपको बेसिकली सिर्फ चेक करना होता है, इसमें आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली आपका जितनी भी डिटेल्स वगैरह होंगी उसको सेट ऑफ करके आपकी रिमेनिंग इनकम जो होगा या रिमेनिंग लॉस होगा उसको ये कैरी फॉरवर्ड कर रहा होगा। तो इसको यहाँ पे कंफर्म कर देंगे आप। इसके बाद आती है बात शेड्यूल BFLA की, यानी कि कोई पिछले सालों का ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस है तो वो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो इसमें भी, इस शेड्यूल में भी आपको कुछ नहीं करना होता, सिंपली आप इस पेज को स्क्रॉल करेंगे और कंफर्म कर देंगे। आपको बस ये देख लेना है और कंप्यूट सेटअप पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट शेड्यूल, शेड्यूल CFL, यानी कि जो पिछले साल का लॉस है उसको आप यहाँ पे दिखाते हैं। पिछले जितने भी सालों के लॉसेज होते हैं वो यहाँ पे आपके आ रहे होते हैं और करंट ईयर का जो लॉस होता है वो आपको नीचे दिख रहा होता है। अब आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा स्पेक्युलेटिव बिजनेस का या नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस यहाँ पे दिखेगा और यहाँ पे स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस दिखने वाला है। अब आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो ये देखेंगे स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस 49662 आ चुका है और यहाँ पे नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस 4,18,829 रुपए, जो कि हमारी कॉम्प्यूटेशन में आ रहा है। अब ये 4,18,000 आपका टोटल लॉस जो था वो 4,21,000 रुपए का था नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन से। लेकिन जो नॉन स्पेक्युलेटिव लॉसेज होते हैं वो आपके सैलरी को छोड़ के बाकी इनकम्स के अगेंस्ट में सेट ऑफ किए जाते हैं। यानी कि आपका जो 2554 का बैंक इंटरेस्ट इनकम दिखाया गया था अदर सोर्सेज में, उसको इसमें से घटा दिया गया है और बचा हुआ लॉस 4,18,829 रुपए जो कि हमने यहाँ पे दिखा रखा है, इसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा नेक्स्ट ईयर्स के लिए। यानी कि आप ये बात समझ सकते हैं कि नॉन स्पेक्युलेटिव और स्पेक्युलेटिव को अलग अलग करके क्यों दिखाया जाता है, और नॉन स्पेक्युलेटिव लॉस को आप सैलरी को छोड़ करके बाकी किसी भी हेड से आप सेट ऑफ कर सकते हैं। तो अगर से ये सेट ऑफ नहीं हो पाता तो उसको बचे हुए लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो हमारा जो बचा हुआ लॉस है वो 4,18,829 है, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है। और आपका जो स्पेक्युलेटिव बिजनेस यानी कि इंट्राडे का लॉस है वो पूरा पूरा आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो जो कि है 49,662। तो 49,662 ये पूरा पूरा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ सही है, तो इसको हम कंप्यूट सेट ऑफ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और अब बारी आती है शेड्यूल 80G यानी कि डोनेशंस की। तो इस पे हम क्लिक करेंगे, ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें बताना होता है कि हमारा डोनेशन का जो टाइप है वो किस तरीके का है, क्या उस पे क्वालिफाइंग लिमिट लगती है या फिर नहीं लगती। ये डिपेंड करता है कि आपने जिस किसी भी ट्रस्ट को या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को आपने दिया हुआ है डोनेशन, उनकी आपकी जो सर्टिफिकेट मिलती है उस पे ये बातें मेंशन होती हैं, तो आप उसके थ्रू आप देख सकते हैं। तो हमारे को जो यहाँ पे डोनेशन क्लेम करना है वो पीएम केयर्स फंड में हमने डोनेट करा हुआ है 4,320 रुपए का, तो इसको हम 80G में दिखाने वाले हैं। और पीएम केयर्स फंड का जो डोनेशन होता है वो 100% डिडक्शन मिल सकती है उसको, और वो भी विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। तो इस पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको बताना होता है पीएम केयर्स फंड का आपका जो पैन नंबर है, उसके साथ ही साथ आपका डोनी का नेम, एड्रेस, सिटी, ये सारा डिटेल्स भरने के बाद आपको ये बताना होता है कि आपका ये डोनेशन है वो कैश में था या अदर मोड में था। तो इन सारी डिटेल्स को मैं भर के आपको क्विकली आगे प्रोसीड करके दिखाता हूँ। इन कैश में हमारा जीरो रहेगा, सारा जो डोनेशन दिया गया था वो ऑनलाइन मोड के थ्रू दिया गया था। तो 4,320 रुपए का ये जो पेमेंट दिया गया है डोनेशन इन अदर मोड में दिखाना है, और ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको इसे कर देना है ऐड पे क्लिक, और यहाँ पे आप इसको कर देंगे अब कंफर्म। अब इसके बाद इसे स्क्रॉल करेंगे। अब हम चलेंगे शेड्यूल चैप्टर 6A की तरफ। चैप्टर 6 से बेसिकली होता है आपका डिडक्शंस का शेड्यूल। तो इसमें आपको जो बाकी आपकी डिडक्शंस होती हैं वो आपको दिखाना होता है। तो हमारा डोनेशंस के अलावा हमारा बैंक इंटरेस्ट का डिडक्शन होता है, तो यहाँ पे हमने उसको दिखा रखा है। और ATTTA में 2554 का हमारा डिडक्शन है, तो ये टोटल इसकी जो डिडक्शन डिटेल है वो आ चुकी है, तो इसको हम कर देंगे कंफर्म। इसके बाद से नीचे स्क्रॉल करेंगे और अब यहाँ पे आती है शेड्यूल AMT की बारी। शेड्यूल AMT में आपको कुछ नहीं करना होता, ये ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड होते हैं, तो इसे आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इसे कंफर्म कर देना है। सिमिलरली आपको शेड्यूल AMTC ओपन करना है और इसको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। अब आती है बारी शेड्यूल TI की, जो कि होता है शेड्यूल टोटल इनकम। अब यहाँ पे आपको आपको गो थ्रू कर लेना है कि आपने अभी तक जो डिटेल्स भरी हैं इनकम्स की वो कम्प्लीटली इसमें आ चुकी हैं, और आपका लॉसेस वगैरह घटाने के बाद जो आपका बचा हुआ इनकम आ रहा है वो सही आ रहा है। तो हमें इसे हम अपनी कॉम्प्यूटेशन से मैच करा लेंगे
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4,62,304 जो हमारी सैलरी इनकम है वो यहाँ पे आ चुकी है। इसके बाद अदर सोर्सेज़ हैं 2554 का, वो हमने दिखा रखा है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे जो टोटल इनकम आ रही है, ग्रॉस टोटल इनकम, वो दोनों को ऐड करने के बाद आ चुकी है। अब जो लॉसेस हैं आपके करंट ईयर के जो सेट ऑफ हो रहे हैं 2554 का, यानी कि अदर इनकम्स के अगेंस्ट में लॉसेस आपके सेट ऑफ हो जा रहे हैं। तो लॉसेस सेट ऑफ करने के बाद आपके जो टोटल इनकम बच रहा है वो है 4,62,304 का। डिडक्शंस आपने दिखा दी हैं। इसके बाद आपकी जो टोटल इनकम है वो 4,55,430 का होने वाला है। और यहाँ पे लॉसेस आपके जो कैरी फॉरवर्ड होने वाले हैं, वन स्पेक्युलेटिव और स्पेक्युलेटिव दोनों के लॉसेस को ऐड करके यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि आप देख सकते हैं कि 4,68,491 रुपए का हो रहा है। तो ये सारी डिटेल्स परफेक्टली सही आ रही हैं, तो इसको हम कंफर्म कर देंगे। अब ये सारी डिटेल्स भरने के बाद अब बारी आती है टैक्सेस पेड की। अब आपका यहाँ पे जितना भी टीडीएस वगैरह काटा गया होता है वो यहाँ पे डिटेल्स आती हैं। यहाँ पे इस एसएससी का यहाँ पे कोई भी टीडीएस वगैरह नहीं काटा गया है, तो यहाँ पे हम इस पेज को सिंपली कंफर्म कर देंगे। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे, अब आती है बारी लास्ट पेज की, जो कि है पार्ट बी टीटीआई की। अब इसमें होता है कि आपका टैक्स लायबिलिटी जो बन रहा होता है आपके टोटल इनकम पे, उसकी डिटेल्स दिखाई गई होती हैं। तो यहाँ पे इनका कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगा, बिकॉज इनकी जो नेट इनकम है, नेट टैक्सेबल इनकम है, वो सिर्फ 4,62,000 आ रही है, जो कि रिबेट में कवर हो जाएगी। तो ये सारे डिटेल्स हमारी परफेक्टली ओके हैं, तो इसको हम यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन को यहाँ पे नो करेंगे और प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्लेस डालना है, यहाँ पे फिर से चेक बॉक्स को टिक करना है और उसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने के बाद गाइज यहाँ पे अब आपको अभी तक हमने जितनी भी इन्फॉर्मेशन फीड करी है वो सारा आपको प्रीव्यू दिख जाएगा। तो आप इसको वन बाय वन गो थ्रू कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है उसमें कोई एरर तो नहीं है। और इसके साथ ही साथ आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और पूरे ITR 3 के फॉर्म को आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई अगर स्पेसिफिक शेड्यूल देखना चाहते तो यहाँ पे आपको साइड में वो सारे शेड्यूल्स दिखेंगे आपको। आप किसी भी शेड्यूल पे आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं और सारा कुछ चेक करने के बाद आप इसे कंफर्म कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अब आप इस पेज को स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोसीड टू वैलिडेशन करने पे वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। किसी भी तरीके की कोई भी एरर नहीं आई है और आपका जो ऑडिट वाला जो आपका इशू आ रहा था वो भी रिजॉल्व हो गया है। हमने सारा लॉस कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है और कोई भी ऑडिट वगैरह की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं आई है। अब आप देख सकते हैं और ये मैं डायरेक्टली पोर्टल पे कर रहा हूँ, ना कि आपके ऑफलाइन यूटिलिटी में। कई लोगों का ये कहना था कि ऑफलाइन यूटिलिटी में चीज़ें हो जाती हैं लेकिन पोर्टल पे काम नहीं करती। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि पोर्टल पे भी आप इसको सक्सेसफुली प्रोसीड कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली पोर्टल पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन फीड करी और यहाँ पे आपका ITR 3 वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, अलोंग विद द इंट्राडे लॉस एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस लॉस कैरी फॉरवर्ड। मैंने इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शंस लॉस को कैरी फॉरवर्ड भी किया है। स्टिल सारी चीज़ें यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी हैं। तो अब हम यहाँ पे फाइनली प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करके रिटर्न को वेरीफाई करके फाइनल सबमिट करेंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद गाइज अब आपके पास नॉर्मली जिस तरीके से हम नॉर्मल रिटर्न्स को वेरीफाई करते हैं उसी तरीके से आप ITR 3 को भी वेरीफाई कर सकते हैं। 3 ऑप्शंस मिलते हैं, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर या फिर वेरीफाई वाया ITR-V। तो आप इनमें से तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आप ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप आधार OTP या फिर आप DSC वगैरह जिससे भी आप चाहें उससे वेरीफाई कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम रिटर्न को ई वेरीफाई लेटर करके सबमिट करेंगे, बिकॉज अभी अभी OTP नहीं मिल पाएगा। तो अभी मैं इसको ई वेरीफाई लेटर कर देता हूँ, बाद में इसको हम ई वेरीफाई दोबारा से कर लेंगे। तो यहाँ पे अब मैं इसे फाइनल सबमिट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं कि ITR 3 आपकी विथ ऑल दी लॉसेस ऑफ इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस आपका कैरी फॉरवर्ड भी हो गया है। विदाउट ऑडिट आपकी रिटर्न सक्सेसफुली फाइल्ड हो चुकी है। अब गो टू डैशबोर्ड पे गाइस क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल सक्सेसफुली ये हो चुका है। अब बाद में आपको जब भी इसे ई वेरीफाई करना होगा तो आप सिंपली ई फाइल पे जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ पे आपको ई वेरीफाई रिटर्न का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ई वेरीफाई रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ITR 3 जो हमने अभी अभी फाइल करी है, इसको यहाँ पे आपको ई वेरीफाई करने का ऑप्शन मिलेगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा से वही टैब मिल जाएगा जहाँ पे आप जाकर के आधार OTP के थ्रू या फिर DSC के थ्रू या नेट बैंकिंग वगैरह के थ्रू आप इसे ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब मैं आपको आधार से ई वेरीफाई भी करके दिखाता हूँ और उसके बाद ITR आपको एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करके उसमें लॉस वगैरह कैरी फॉरवर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, ये मैं सब कुछ आपको ये भी करके दिखाने वाला हूँ। तो जनरेट आधार OTP पे क्लिक करते हैं। OTP डालने के बाद इसको वैलिडेट पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा ITR 3 फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22 हैज बीन सक्सेसफुली ई वेरीफाइड। तो अब यहाँ पे गाइस हमारी ITR 3 सक्सेसफुली फाइल्ड भी हो चुकी है और ई वेरीफाइड भी हो चुकी है। तो मैं आपको अब इसका डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट करके दिखाता हूँ कि इसमें लॉस वगैरह आपका कैरी ओवर हुआ है या नहीं। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे गाइस हमने ओपन कर लिया है हमारी ITR एक्नॉलेजमेंट, जो कि मैंने अभी अभी डाउनलोड किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो करंट ईयर का बिजनेस लॉस है 4,68,491 रुपए, ये आपका इंट्राडे, और ये लॉस आपका इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों के लॉसेस को कंबाइन करके यहाँ पे साफ साफ दिखाया गया कि आपके जो करंट ईयर के लॉसेस हैं 4,68,491 रुपए का कंप्लीट लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड हो चुका है। और आपकी उसको छोड़ करके जो अदर इनकम्स बन रही थी उस पे आपका कोई भी टैक्स लायबिलिटी वगैरह नहीं है। और इन लॉसेस को छोड़ करके जो आपकी बाकी की अदर इनकम थी उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ रही हैं। तो इस तरीके से गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर लिया है नेक्स्ट ईयर्स के लिए, और हमने यहाँ पे कोई भी हमारे ऊपर ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी भी नहीं बनती, सिर्फ आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता। आई रियली होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। मैंने स्टार्टिंग से लेकर के आपको किस तरीके से आपका टर्नओवर कैलकुलेशन करना है, किस तरीके से आप अकाउंट्स बना सकते हैं और किस तरीके से आप अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं, कंप्लीट प्रोसीजर फ्रॉम ए टू जेड मैंने ITR 3 का बता दिया है। आई रियली होप गाइस ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए फ्यूचर में भी लाते रहेंगे। और इसके अलावा आपके कोई कमेंट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर पूछें। और मैं मिलता हूँ गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।